हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा अल्फ़ा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम संस्कृत व्याकरण पढ़ चुके हैं, संस्कृत शिक्षण विद्या पढ़ रहे हैं और आप सभी को इस लॉकडाउन के अंदर मैं जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे राज्य के अवकाश के दिन यहाँ स्टूडियो में आता हूँ, रिकॉर्डिंग करके जाता हूँ। निःशुल्क कक्षाओं का मैं आयोजन कर रहा हूँ कि जिससे छात्रों को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही है कि पिछले 7-8 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाए हुए प्रश्न चैप्टर में से प्रश्न कभी बार नहीं गए हैं और उम्मीद भी ये रखता हूँ कि आगे भी नहीं जाएंगे। बहुत से विद्यार्थियों ने 30 में से 30 अंक प्राप्त किए हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासों में वैसे तो देखिए अंतर होता है, फिर भी मैंने अधिक से अधिक प्रयास किया है कि आपको अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो, क्योंकि अगर छात्र सामने बैठा होता है उस समय शिक्षण कार्य करवाना और एक बिना छात्र के शिक्षण कार्य करवाना दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। भाषा शैली का अंतर भी आ जाता है, परंतु मैं आपको पूरा चैप्टर पूरे देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक विषय वस्तु आपको मिले, आप समझें और अधिक से अधिक अध्ययन करें। तो देखिए, आज हम जो अगला चैप्टर है अपना वो भाषा कौशल है। यहाँ से एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से आएगा, भाषा कौशल क्या है। देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के जो 4 आधार स्तंभ हैं, किसी भी भाषा को सीखने के जो मूल आधार स्तंभ हैं वो होते हैं 4। लगभग यहाँ से बहुत बार ही प्रश्न आता है कि चारों भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है। भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है। पहला प्रश्न तो यही से बन जाता है। न जाने कितनी बार ये प्रश्न आ गया है कि भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है। तो जैसे सर्वपले, श्रेय का मतलब है श्रवणम, वह का मतलब है वदनम, पै का मतलब है पठनम, ले का मतलब है लेखनम। परीक्षा में आ जाए कि भाषा कौशलों का सही क्रम बताइए, तो सर्वपले कि कोई भी बालक पैदा होता है, बालक पैदा होने के बाद सर्वप्रथम वो सुनता है। देखिए, प्रारंभिक जो बालक की एक शिशु की जो अवस्था होती है, बाल मनोविज्ञान में आपने काफ़ी अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा इस विषय को कि बालक की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक का अपने मस्तिष्क के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। हम जो बोलते हैं बालक उसको ग्रहण करता है, इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। धीरे धीरे उसका अपने मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण होता है। नियंत्रण होने के बाद कि बालक के मस्तिष्क के ऊपर जो शब्द हम बार बार बोलते हैं, बालक के सामने जो शब्द बार बार बोले जाते हैं, उनका एक बिंब बनना प्रारंभ हो जाता है। तो जो बिंब बनता है, उस बिंब को वह बालक फिर बार बार जब वो शब्द बार बार गूंजता है तो बालक का मन करता है कि मैं भी इस शब्द का उच्चारण करूं। वह बार बार प्रयास करता है और एक सम्यक अनुकरण ही सम्यक वाचन का कारण बनता है और बार बार शब्द बोलता है। तो बालक प्राय आप सभी को पता है कि माँ के संपर्क में ज़्यादा रहता है, तो बालक के मुंह से शब्द निकलता है माँ। क्या निकलता है? माँ निकलता है और यहीं से बालक का प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम जो भाषा कौशल होता है श्रवणम यानी सुनना। श्रवणम का मतलब क्या है? सुनना। श्रवणम का मतलब है सुनना, वदनम का मतलब है बोलना, पठनम का मतलब है पढ़ना, लेखनम का मतलब है लिखना। कि श्रवणम, वदनम, पठनम और लेखनम। श्रवण का मतलब सुनना, वदनम का मतलब बोलना, पठनम का मतलब पढ़ना, लेखनम का मतलब लिखना। उसके बाद देखिए, एक विदुषी हुई है मारिया मोंटेसरी। मैडम, मारिया मोंटेसरी के अनुसार अगर भाषा कौशलों का सही क्रम पूछा जाए के अनुसार
भाषा कौशलों का, मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का सही क्रम सर्वलेप, श्रवणम, वदनम, लेखनम और पठनम। देखिए, अगर भाषा कौशलों का आपसे सही क्रम पूछा जाए तो सर्वपले श्रवणम, वदनम, पठनम और लेखनम। उसके बाद में मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का अगर सही क्रम पूछा जाए तो सर्वलेप, यानी बालक पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए, ऐसा मोंटेसरी महोदया का मानना है। मोंटेसरी को छोड़कर के बाकी जितने विद्वान हैं उनका ऐसा मानना है कि पहले पढ़ना चाहिए और फिर लिखना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा, यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि इनका उद्देश्य क्या है। श्रवणम का उद्देश्य है सुन करके अर्थ ग्रहण करना। सुन करके अर्थ क्या करना, ग्रहण करना, यानी सुन करके अर्थ को क्या करना, ग्रहण करना। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणेनम। दूसरा है भाषणम, बोल करके भावों को व्यक्त करना। बोल करके भावों को क्या करना, व्यक्त करना। देखिए, वदनम को ही क्या कहा जाता है, भाषणम कहा जाता है। पठनम, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। लेखनम, लिख करके भावों को अभिव्यक्त करना। देखिए, श्रवणम सुन करके अर्थ ग्रहण करना, भाषणम बोल करके भावों को व्यक्त करना, वदनम पढ़ करके, पठनम पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना, और लेखनम लिख करके अपने भावों की अभिव्यक्ति करना। यानी श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, उदित्वा भाव प्रकटीकरणम, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, लिखित्वा भाव प्रकटीकरणम। यानी ये इसके चारों कौशलों के उद्देश्य हैं। कि श्रवण कौशल का आपसे पूछ ले कि श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है, तो सुन करके अर्थ ग्रहण करना। क्या है, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। भाषणम का बोल करके भावों को क्या करना, व्यक्त करना। पठनम का पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, और लेखनम का लिख करके भावों को क्या करना, अभिव्यक्त करना। ये आपके चार क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। अब इसके बाद में यहाँ से ये चारों चीज़ें हो गई। लगभग यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है, तो सर्वपले श्रवणम, वदनम और पठनम और लेखनम। देखिए, पहला जो कौशल आता है वो आता है श्रवण कौशल। पहली बात, यहां से बनने वाले प्रश्न, इस कौशल को चारों
इस कौशल को चारों भाषा कौशलों में सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, वैसे तो सभी भाषा कौशलों का अपना अपना एक महत्व होता है, परंतु इस भाषा कौशल को सभी भाषा कौशलों में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि देखिए, जो बालक जन्म से बहरा होता है वो अपने सभी अंगों के सही होते हुए भी गूंगा होगा, क्योंकि अनुकरण किए बगैर किसी भी भाषा को बोलना क्या नहीं है, संभव नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है अनुकरण। क्या होता है? अनुकरण। नंबर 2 बात, अनुकरण करके ही किसी भाषा को अच्छी प्रकार से सीखा जा सकता है। अनुकरण करके ही किसी भाषा को अच्छी प्रकार से सीखा जा सकता है। श्रवण कौशल के साधन, श्रवण कौशल के साधन। नंबर 1, परिजना। श्रवण कौशल के जो प्रमुख साधन होते हैं उनमें सबसे पहले होता है परिजन, कि परिवार के जो सदस्य हैं वह परिवार के सदस्य इसके सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। नंबर 2, गुरु मुखम, कि गुरु के मुख से हम जैसा सुनते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, और गुरु के मुख से हमें शुद्ध मिलता है सीखने को, सुनने को। उसके बाद में रेडियो, इसको कहें आकाशवाणी, दूरदर्शनम, ध्वनि, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर, डीजे इत्यादि क्या हैं? ये भी श्रवण कौशल के साधन हैं। परिजन, गुरुमुख, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये जो यंत्र हैं ये क्या होते हैं? श्रवण कौशल के साधन होते हैं। कहने का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे अपने को सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो सारे क्या होते हैं? श्रवण कौशल के साधन होते हैं। इसके बाद में जो अगला जो यहाँ से चैप्टर बन रहा है, प्रश्न बनेगा जहाँ से, वो प्रश्न ये बनेगा, श्रवण कौशल संपादन के उपाय, श्रवण कौशल संपादन के उपाय कौन कौन से उपाय? देखिए, छोटा बच्चा आपके पास विद्यालय में आता है, आपको क्या गाना चाहिए? प्राथमिक स्तर के ऊपर
बाल गीत, अभिनय गीत, शिशु गीत इत्यादि गा करके श्रवण कौशल को विकसित करना। बाल गीत, अभिनय गीत, शिशु गीत ये गा करके श्रवण कौशल को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। देखिए, एक अच्छा श्रोता ही हमेशा एक अच्छा वक्ता होता है कि बालक को प्राथमिक स्तर से ही बालक में एक ऐसी भावना, ऐसा एक भाव विकसित करना चाहिए कि वह किसी भी वक्ता को बहुत ही ध्यानपूर्वक और सम्यक क्या करे, सुने। श्रोता का ध्यान हमेशा वक्ता के मुख की तरफ होना चाहिए, जिससे कि वह अधिकाधिक भावों को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। माध्यमिक स्तर के ऊपर जब बच्चा आ जाता है तब आपको पता है कवि सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए। कवि सम्मेलनों का क्या करना चाहिए? आयोजन करना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे अगर कवियों को हम अपने विद्यालय में आमंत्रित करेंगे तो बालक क्या करेंगे? बालक उसको सुनेंगे और उनके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। या फिर अच्छे अच्छे वक्ताओं को विद्यालय में, अच्छे अच्छे वक्ताओं को विद्यालय में आमंत्रित करना चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे वक्ता जिन्होंने अपने क्षेत्र विशेष में किसी उपलब्धि को प्राप्त किया है उनको भी बुलाना चाहिए, जिससे छात्र प्रेरित होते हैं और श्रवण कौशल को विकसित करते हैं। हमारा ये उद्देश्य होता है कि शिक्षक को भी शुद्ध उच्चारण का विशिष्ट रूप से क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर भी बालक को अच्छी प्रकार से विकसित करना चाहिए। तो यहाँ से बनने वाले प्रश्न हैं, बस इतने ही प्रश्न बनते हैं कि श्रवण कौशल सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी भाषा को अनुकरण से ही सीखा जा सकता है। कौन कौन से साधन होते हैं, किस प्रकार से श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। ये तो हुआ अपना कौन सा? श्रवण कौशल। दूसरा जो आता है भाषण कौशल। देखिए, भाषण कौशल में क्या है कि एक तो इसका कौन सा स्थान है? सभी कौशलों में इस कौशल का द्वितीय स्थान होता है। इस कौशल को वदन या भाषण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। देखो, यह कौशल तभी विकसित होगा जब आपका श्रवण कौशल अच्छा है या फिर पठन कौशल अच्छा है। इसको अकेले को विशिष्ट रूप से क्या नहीं किया जाता है, विकसित करने के कोई ज़्यादा उपाय नहीं है। प्रश्न जो आपके आएंगे वो या तो श्रवण कौशल से आएगा, श्रवण कौशल से बस यही प्रश्न बन सकता है कि कौन से साधन होते हैं और इसका कौन सा स्थान है, और इसको सभी भाषा कौशलों का आधार स्तंभ भी माना जाता है। फिर जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं पठन कौशल से, लेखन कौशल से।
क्योंकि पठन कौशल की विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं, विधियां हैं। तो देखिए चर्चा करते हैं अपन आगे। पठन कौशल, पठन कौशल को वाचन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। पठन कौशल को वाचन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। पठ धातु लुट प्रत्यय से मिलकर के पठन का निर्माण होता है। अब देखिए, इस भाषा कौशल का तृतीय स्थान होता है। इस भाषा कौशल का कौन सा स्थान होता है? तृतीय स्थान होता है। मोंटेसरी के अनुसार इस भाषा कौशल का चतुर्थ स्थान होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सभी विद्वानों के अनुसार इस भाषा कौशल का कौन सा स्थान होता है? तृतीय स्थान होता है। परंतु जो मैडम मारिया मोंटेसरी महोदया होती हैं, उनके अनुसार इस भाषा कौशल का चतुर्थ स्थान माना जाता है। फिर आती है पठन कौशल की विशेषता। पठन कौशल की विशेषता, क्या विशेषता होती है पठन कौशल की? नंबर 1, छात्रों को शुद्ध उच्चारण या शुद्ध पढ़ना सिखाना। कि छात्रों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाना या शुद्ध पढ़ना सिखाना, ये भाषण पठन कौशल की क्या होती है? विशेषता होती है। फिर अगली चीज आती है पठन कौशल के उद्देश्य। क्या उद्देश्य होते? देखिए, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाना। नंबर 2, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाना। छात्रों को शुद्ध पढ़ना सिखाना। छात्रों को आरोह अवरोह इत्यादि की जानकारी प्रदान करना। आरोह अवरोह सही वर्तनी का ज्ञान करवाना, ये इसके क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद में छात्रों को लिपि का ज्ञान करवाना। नंबर 5, भावानुसार
पढ़ने की योग्यता विकसित करना, कि भावानुसार पढ़ने की योग्यता क्या करना, विकसित करना। ये इसके क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। अब अपन करते हैं वाचन के भेद। वाचन के भेद, देखो वैसे तो दो भेद होते हैं, व्यक्तिगत पठन या वाचन और समवेत वाचन, परंतु आपको दो में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो बताता हूं। नंबर 1 सस्वर वाचन, और नंबर 2 जो आता है वो आता है मौन वाचन। सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन देखिए कौन सा होता है कि जब हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि, जब हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि किसी अन्य व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सुनाई दे जाए। जब हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि जब किसी अन्य व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सुनाई दे जाए, उसे क्या कहते हैं, सस्वर वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्वर वाचन कहते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, व्यक्तिगत और समवेत, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, और नंबर 3 समवेत वाचन। पहली चीज एक बात याद रखना, आदर्श वाचन सदैव किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक के द्वारा, ये छात्र के द्वारा, और ये समवेत वाचन दोनों के द्वारा। आदर्श वाचन सदैव किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक के द्वारा किया जाता है। पहली बात, आदर्श वाचन सदैव किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन करते समय रखी जाने वाली सावधानियां, आदर्श वाचन करते समय रखी जाने वाली सावधानियां, आदर्श वाचन करते समय रखी जाने वाली सावधानियां देखिए। आदर्श वाचन करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। नंबर 1, आदर्श वाचन सदैव खड़े होकर करना चाहिए। आदर्श वाचन सदैव क्या करना चाहिए, खड़े होकर करना चाहिए। आदर्श वाचन करते समय पुस्तक हमेशा बाएं हाथ में होनी चाहिए। आदर्श वाचन करते समय पुस्तक हमेशा कौन से हाथ में होनी चाहिए, बाएं हाथ में होनी चाहिए। नंबर 3, आदर्श वाचन करते समय
वाणी में मधुरता, स्पष्टता, वाणी की समगति और शुद्ध उच्चारण का शुद्ध उच्चारण का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हम शब्दों को बहुत अधिक शीघ्र बोलें या बहुत ही धीमी वाणी में बोलें या बहुत अधिक तेज वाणी में बोलें, या कई शिक्षक आप देखते होंगे, कई व्यक्ति देखते होंगे जो हर शब्द को क्या करते हैं, गा करके ज़्यादा बोलते हैं। हर शब्द को गेय भी नहीं बोलना चाहिए। वाणी में मधुरता होनी चाहिए, शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए और आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि पीछे से पीछे बैठे बच्चे को भी बहुत ही सावधानी से या आसानी से सुनाई दे सके। सबसे जो महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए सस्वर वाचन में, आदर्श वाचन का। आदर्श का मतलब है कि आप बच्चों के सामने एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि बच्चे आपकी हुबहू नकल करते हैं। तो शुद्ध उच्चारण का भाषा शिक्षक को विशेष रूप से क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये आदर्श वाचन की प्रमुख मैंने आपको क्या बताई हैं, विशेषताएं बताई हैं। अनुकरण वाचन, कोने का कोण इत्यादि भी होते हैं, परंतु आपसे कोई नहीं पूछता है कि कोने का कोण क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। परंतु ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पुस्तक हमेशा क्या होनी चाहिए, बाएं हाथ में होनी चाहिए। और आदर्श वाचन सदैव खड़े होकर के करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि खड़े होकर के जब शिक्षक आदर्श वाचन करता है तो समस्त बच्चों के ऊपर आपकी नजर रहती है। फिर अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन हमेशा किसके द्वारा किया जाता है भाई? छात्रों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा किया जाता है। और यहां से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न यही बनता है, एक कालांश में कम से कम 5 और अधिकतम 8 छात्रों से, एक कालांश में कम से कम 5 और अधिकतम 8 छात्रों से अनुकरण वाचन करवाना चाहिए। ठीक है भाई, कम से कम 5 और अधिकतम 8 छात्रों से क्या करवाना चाहिए? अनुकरण वाचन करवाना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, फिर बात आती है संवेद वाचन की, कि संवेद वाचन सदैव किसका होता है भाई? पद्य का होता है। नोट लगा के आप डाल सकते हैं कि गद्य का कभी भी संवेद वाचन नहीं होता है। गद्य का कभी भी क्या नहीं होता है? संवेद वाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गद्य का हमेशा मौन वाचन होता है। गद्य का हमेशा क्या होता है? मौन वाचन होता है। पद्य का हमेशा संवेद वाचन होता है। एक साथ मिलकर के सभी गाते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात हम बात करते हैं मौन वाचन की। किसकी बात करते हैं? मौन वाचन की बात करते हैं। देखो मौन वाचन में क्या होता है?
मौन वाचन के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं देखिए। एक, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, महत्वपूर्ण बात, कि सहस्वर वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो होता है शुद्ध उच्चारण। क्या होता है? शुद्ध उच्चारण। सहस्वर वाचन मंद गति से होता है। सहस्वर वाचन से उच्चारण हमेशा शुद्ध होता है, परंतु विषय वस्तु कम ग्रहण की जाती है। सहस्वर वाचन में थकान भी शीघ्र हो जाती है। सहस्वर वाचन में हम कम ही अध्ययन कर पाते हैं, परंतु इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है शुद्ध उच्चारण का। किसका होता है? शुद्ध उच्चारण का। अब अगली बात देखिए, मौन वाचन हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि जब किसी अन्य व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है तो उसे मौन वाचन कहा जाता है। हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि जब किसी अन्य व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है तो उसे क्या कहा जाता है? मौन वाचन कहा जाता है। मौन वाचन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, साधारण मौन वाचन। नंबर 2, द्रुत मौन वाचन। नंबर 3, गंभीर मौन वाचन। देखिए, अखबार इत्यादि पढ़ते समय जो वाचन किया जाता है वो कौन सा वाचन होता है? वो मौन वाचन होता है। कौन सा? साधारण मौन वाचन। यानी अखबार इत्यादि पढ़ते समय, अखबार इत्यादि पढ़ते समय किया जाने वाला वाचन, अखबार इत्यादि पढ़ते समय किया जाने वाला वाचन साधारण मौन वाचन होता है। हम कोई यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय यापन के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए हम कोई उपन्यास, कोई कहानियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखी विषय वस्तु है, हमारा कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं होता है कि वो विषय वस्तु हमारे हृदयंगम हो, हम उसको स्मरण करें। तो उपन्यास इत्यादि पढ़ते समय किया जाने वाला वाचन होता है, वो कौन सा वाचन होता है भाई? द्रुत मौन वाचन होता है। कौन सा वाचन होता है? द्रुत मौन वाचन होता है। फिर एक होता है गंभीर मौन वाचन। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय किया जाने वाला वाचन कौन सा वाचन होता है भाई? गंभीर मौन वाचन होता है। यानी वाचन के कितने भेद? 3 भेद। साधारण मौन वाचन, अखबार इत्यादि पढ़ते समय जो वाचन किया जाता है वो कौन सा वाचन होता है भाई? साधारण मौन वाचन होता है। उपन्यास इत्यादि पढ़ते समय किया जाने वाला वाचन गंभीर मौन वाचन होता है, द्रुत मौन वाचन होता है। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की हम तैयारी करते हैं, रिट की हम जो तैयारी करेंगे या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो हमारा उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य ये होता है कि हम अधिक से अधिक विषय वस्तु को क्या करें? हृदयंगम करें। हमारे द्वारा पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु अधिक से अधिक हमारे याद रहे, तो वो वाचन कौन सा होता है? गंभीर मौन वाचन होता है। मौन वाचन का उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले, कम से कम समय में अधिक से अधिक विषय वस्तु, कम से कम समय में अधिक से अधिक विषय वस्तु पढ़ने के लिए मौन वाचन किया जाता है।
यानी कम से कम समय में हम अगर अधिक से अधिक विषय वस्तु पढ़ना चाहते हैं तो वो कौन सा वाचन होगा, वो मौन वाचन करना पड़ेगा, तब हम अधिक से अधिक विषय वस्तु को ग्रहण कर पाएंगे। मौन वाचन से एकाग्रता आती है, मौन वाचन से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मौन वाचन से अधिक विषय वस्तु को हम ग्रहण कर पाते हैं, मौन वाचन से थकान कम होती है। ये मौन वाचन के क्या हैं, लाभ हैं। इसी के साथ आपका सहस्वर वाचन और मौन वाचन दोनों के बारे में अपनी चर्चा समाप्त हुई। आगामी कक्षा में हम पढ़ेंगे पठन कौशल की विधियां और लेखन कौशल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।